तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का ये वीडियो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फिनेंशियल टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो कि आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम फाइनेंशियल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो आपको बोला जाता है कि ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, उसको समझ लीजिए। और एज अ बिगनर या एज अ ट्रेडर आपको वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। या तो हो सकता है किसी के पास टाइम की शॉर्टेज रहती है तो वो इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ले लेता है क्योंकि आप लोगों को इतना ज्यादा बता दिया जाता है। साथ में ऐसे में ट्रेडर क्या करता है कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ भागता है। ऑप्शन ट्रेडिंग की जब मैं बात करता हूं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है वो लिमिटेड टर्म्स है या लिमिटेड टर्मिनोलॉजीज है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लिमिटेड टर्मिनोलॉजीज को सीखना ज्यादा पसंद करता है और बाय द टाइम वो ट्रेडिंग कर करके अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर लेता है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। और अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली बाय द टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे होते जाएंगे। लेकिन जब बात आती है स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने की तो वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत जरूरत होती है। यही रीजन है कि लोग फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा भागते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं। आप सेबी का भी डेटा देखेंगे तो 80 टू 90% लोग आज भी इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग को ज्यादा बेटर मानते हैं क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में करने में उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है और साथ में उन्हें इतना ज्यादा बता दिया जाता है कि वो उन्हें बर्डन लगता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड यू आर हैविंग अ शॉर्ट ऑफ टाइम। जब कभी भी आप काम करने वाले हैं या फिर आपके पास टाइम की कमी है ऐसे में तो वो और ज्यादा हेक्टिक हो जाता है आप लोगों के लिए। तो ऐसी ही चीज का एक ऐसा सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जिसमें मैं आपको सिर्फ 5 ऐसी टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा जिनके बेसिस पे आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक सेक्टर चुना और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर आज से ऊपर जाने वाला है और इसमें मल्टीपल कंपनीज है बट आपको वो बेस्ट कंपनीज चाहिए जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उस सेक्टर में। तो उन 5 टर्मिनोलॉजीज को जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उनके बेसिस पे आप मल्टीपल कंपनीज में उस चीज को अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सी टर्मिनोलॉजीज या मेरी 5 टर्मिनोलॉजीज किस कंपनी से के साथ सबसे बेस्ट बैठ रही हैं। वहां से आपको हेल्प मिलेगा उस एनालिसिस करने में कंपनी को और आप उनमें से एक बेस्ट कंपनी अपने लिए चूज कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि जो मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग होती है वो ज्यादातर स्टॉक्स ट्रेडिंग में ही होती है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक एनालिसिस किया कि एक कंपनी का शेयर का प्राइस आज कुछ है और आगे चल के ये मुझे कुछ अच्छा ग्रोथ देने वाला है तो उसका प्राइस आप आज खरीद लेते हैं। और जब आपको उसके शेयर की प्राइस बढ़ के कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है तो एक लेवल पर जाकर आप उसे बेच देते हैं कुछ समय के बाद। यही स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है और ये ज्यादातर आपको स्टॉक्स में ही देखने को मिलती है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जितना अच्छा लगता है उतना ही रिस्की ये भी है। तो ऐसे ट्रेडर जो कम रिस्क पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि उसमें टेंशन नहीं रहती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना रिस्क और टेंशन है स्टॉक्स में उतना ही कम रिस्क और टेंशन है। आपको सिर्फ जरूरत होती है फंडामेंटल एनालिसिस करने की। इस सब का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इजी वे में देने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का आंसर देने का। चलते हैं और अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आप न्यू हैं सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि फर्दर अपडेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। आइए और चलते हैं, देखते हैं हमारे 5 टर्मिनोलॉजीज और कोशिश करूंगा मैं आपको सारे एग्जाम्पल दे दे के समझाने की। आइए और अपनी मेन स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि पहली टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो फाइनली हम लोग अपनी मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से हम वन बाय वन 5 टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। साथ में मैंने इस 5 टर्मिनोलॉजीज को एक क्रम में सजाया हुआ है जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। प्लस मैं पीपीटी के द्वारा आप लोगों को स्लाइड शो करके दिखाऊंगा ताकि आपको अगर बाद में उसको रिवीजन भी करना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को दोबारा पॉज करके या फिर रिवाइज करके देख सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टर्मिनोलॉजीज को जिसका नाम है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर का आप पूछेंगे क्या मतलब होता है सर। तो अर्निंग पर शेयर का नाम से ही आपको डिफाइन होता है कि अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि हर शेयर पर होने वाला प्रॉफिट। अब इसका फॉर्मूला क्या है सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद फर्दर देखेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम
यानी नेट इनकम को आप टोटल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। अब आप बोलेंगे सर ये आउटस्टैंडिंग शेयर क्या है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के कितने शेयर मार्केट में लाइव हैं, दैट इज द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ हो उस साल का, उससे डिवाइडेड बाय उस कंपनी के जितने टोटल शेयर हैं, लाइव शेयर हैं, उनको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। वही ईपीएस होती है, अर्निंग पर शेयर की, यानी एक शेयर पे कंपनी आपको कितना प्रॉफिट दे रही है। अब आप पूछेंगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को बताने के लिए या मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको चार कंपनी दे देता हूं और मैं पूछता हूं कि ये चार कंपनी में मुझे ये बताइए कि कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बेटर है। तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, कैसे निकलेगा ये। मैंने कहा चलिए मैं आपको लास्ट 5 ईयर की चारों कंपनी का ईपीएस दे देता हूँ, यानी अर्निंग पर शेयर दे देता हूँ, और आप बताइए कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, मुझे इन्वेस्ट करना है। तो आप गए, आपने देखा कि लास्ट 5 ईयर का अर्निंग पर शेयर उठा लिया। अब आपने देखा यहां से कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के लिए आपने क्या किया कि अर्निंग पर शेयर ऐसे फॉर्मूला लगा के निकाल लिया चारों का। अब आपने देखा कि आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी। एक कंपनी ऐसी होगी जिसका हर बार उस रेशियो की वैल्यू बढ़ रही होगी। एक कंपनी ऐसी हो सकती है जिसकी हर साल की रेशियो जो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स गिर रहे होंगे। सिमिलरली कुछ कंपनी चारों में से एक ऐसी भी हो सकती है जिसकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट होगी, ना ज्यादा बढ़ रही है ना ज्यादा घट रही है, बल्कि वही वही वैल्यू हर साल आ रही है ईपीएस की। तो आप इससे क्या मेजर कर लेंगे, यहां से आपको कंपनी की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि अच्छा ये वाली कंपनी ने पहले साल का ये रेशियो था, सेकंड ईयर का बढ़ के ये हुआ, थर्ड ईयर का बढ़ के ये हुआ, फोर्थ ईयर का बढ़ के ये हुआ। हो सकता है चारों कंपनी के अर्निंग पर रेशियो बढ़ रहे हो, बट कौन सा तेजी से बढ़ रहा है, किसकी वैल्यू में ज्यादा इजाफा आ रहा है, ये आप इस ईपीएस के रेशियो से पता लगा सकते हैं। यहां से आपको चारों कंपनियों की जो है परफॉर्मेंस मिल जाएंगी, और आप चारों कंपनियों में से कोई एक कंपनी को चूज करके आप ये बता सकते हैं कि सर ये वो कंपनी है जिसके शेयर ने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 5 ईयर के डेटा के हिसाब से। तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट है। सो आई होप आपको ईपीएस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ईपीएस क्या होता है और कैसे हम कंपनी को एनालिसिस करने में, फंडामेंटल एनालिसिस में इसका यूज करते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में लेट मी नो, मैं आपको कोशिश करूंगा वहां पर आंसर देने की। सो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो कि अर्निंग पर शेयर पर था। अब देखते हैं हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजीज क्या है मार्केट में और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारी जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है पीई, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब क्या होता है, और सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं फिर इसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे। सो देखिए, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब ये होता है कि जो भी आपके शेयर की प्राइस है, मतलब किसी भी कंपनी का जो भी शेयर मार्केट में चल रहा है उसकी जो करंट प्राइस है वो डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मतलब मान लीजिए मेरे पास किसी एक कंपनी के शेयर है और उसकी वैल्यू 100 रुपए है, और कंपनी जो है मैंने उसको ले लिया और कंपनी जो है एक महीने बाद मुझे 110 रुपए यानी 10 रुपए उस पे जो है कमा के दे रही है एक शेयर पे। तो मैं उस शेयर की वैल्यू 100 रुपए डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, तो इससे मुझे पीई यानी पर प्राइस अर्निंग रेशियो पता चल जाएगा। अब आप पूछेंगे सर प्राइस अर्निंग रेशियो आपने निकालना बता दिया, अब आप ये बताइए कि मुझे इससे समझ में क्या आता है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि इससे आपको एक्चुअल में फाइनेंशियल टर्म पता चलती है कि कोई भी कंपनी मुझसे कितना ले रही है और कितना मुझसे दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आप क्या सबसे पहले देखेंगे कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके रिटर्न में मुझे कितने प्राइस मिल रहा है, या क्या मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके रिटर्न में मुझे प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो पीई एक ऐसा टर्म है जो आपको ये बताता है कि भैया आपने इतना इन्वेस्ट किया है ना, तो मैं आपको इतना दूंगा। तो यहां मैंने आपको क्लियर लिख भी रखा है कि व्हाट चार्जिंग, आप क्या चार्ज किया जा रहा है आपसे, एंड व्हाट प्रोवाइडिंग, क्या आपको दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लियर करता हूँ तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक कंपनी है या चार कंपनी है, फॉर एग्जांपल अभी दो ही कंपनी लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने आपको दो कंपनी बताई और मैंने बोला कि मुझे इन दो कंपनी में से किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब मुझे बताइए कौन सी कंपनी अच्छी है। ऐसे दो की जगह चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, मैं दो का एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, आप चार में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप गए, आपने देखा कि पूछा कि सर मुझे पी बता दीजिए इनका। मैंने कहा शेयर का प्राइस ये है इसका, और ये एक शेयर पे मुझे ये प्रॉफिट देता है। तो आप क्या करेंगे कि आप गए, आपने देखा कि पहली कंपनी का जो है वो पहली कंपनी का यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है मैंने 2/1 है,
मतलब 2/1 का मतलब क्या होता है कि 2 रुपए उसका शेयर का प्राइस है और 1 रुपए आपको वो प्रॉफिट दे रहा है। सिमिलरली दूसरी कंपनी क्या कर रही है, दूसरी कंपनी आपको 2 रुपए शेयर का प्राइस है और 3 रुपए कमा के दे रही है। अब आपके माइंड में क्या आएगा कि सर 2 रुपए मेरे से पहली वाली कंपनी ले रही है और कमा के मुझे 1 रुपए दे रही है, तो क्या ये मेरा लॉस है? मैंने कहा हो सकता है। आप दूसरी कंपनी के पास गए, आपने कहा सर यहाँ पर तो 2 रुपए वो मेरे से ले रही है, मेरे को कमा के तो 3 रुपए दे रही है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, जितना आपसे ले रही है उससे ज्यादा कमा के दे रही है। मैंने कहा आप जरा इसका रेशो निकालो। तो आपने कहा कि सर जब मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूं ना, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। सिमिलरली जब मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा ना, तो मेरी वैल्यू 0.6 के समथिंग आएगी। मैंने कहा कौन सी वैल्यू बढ़ी है? आपने कहा सर पहले वाली की वैल्यू बढ़ी है। मैंने कहा पहले वाले की वैल्यू बढ़ी है ना, तो बस पहले वाली कंपनी बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपने कहा सर यहाँ पर तो आप उल्टा बोल रहे हो कि 2 रुपए कमा रही है और वो कम दे रही है, और जो ज्यादा दे रही है उसको आप कह रहे हो खराब है। तो यहाँ पर यही लॉजिक होता है कि हमेशा हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिस कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा होता है, ज्यादा प्रिफर किया जाता है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कंपनी क्या ज्यादा दे रही है वो मैटर नहीं करता है, कंपनी का रेशियो क्या है। प्राइस रेशियो हमेशा जब कभी भी दर बदर यानी ईयर बाय ईयर आपका पीई रेशियो बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी शेयर का प्राइस है उसके कंपैरिजन में आपके शेयर का अर्निंग प्रॉफिट जो है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका शेयर का जो प्राइस है और एक शेयर पे जो आपका प्रॉफिट है, जब आप उसका रेशियो निकालते हो ना, तो वो रेशियो हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आप 2 और 3 वाले केस में जब डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आपकी छोटी आ रही है, बजाय 2 और 1 के जब डिवाइड कर रहे हैं ना आप, तो वो वैल्यू बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन रेशियो पे डिपेंड है। तो यहाँ पर ये देख के हम नहीं जाते हैं, हम यहाँ पर पीई रेशियो देखते हैं और ये जस्ट एक फॉर्मूला है पीई को कैलकुलेट करने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज से आप उसी कंपनी को चूज करेंगे जिसका पीई रेशियो ज्यादा है। अगर आपको मैं 5 कंपनी दे दूं और उनका मैं इन्वेस्टमेंट और शेयर पर प्रॉफिट दे दूं, तो आज से आप निकाल लेंगे कि सर इन चारों में से जो है ये वाला सबसे बेस्ट है और इसमें से इसका पी रेशियो ज्यादा बेटर है। और ईयर बाय ईयर यदि आपको एक ही कंपनी का देखना है तो उसके लास्ट 5 ईयर्स का देख लीजिए। यदि आपको 4 कंपनी को कंपेयर करना है तो चारों का कंपेयर कर लीजिए, उसमें से जो जिसका बेस्ट पी रहेगा उसका इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। आई होप आपको जो है ये पीई टर्म भी क्लियर हुई होगी। सो अब चलते हैं अपने थर्ड टर्मिनोलॉजिस की तरफ और समझते हैं कि थर्ड टर्मिनोलॉजिस क्या होती है। तो हमारी जो थर्ड टर्मिनोलॉजिस है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक ऐसी टर्मिनोलॉजिस है जो कि फाइनेंस में बहुत फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट का मतलब क्या होता है, तो डेट का मतलब होता है उधार या लोन। जो भी हम लोन लेते हैं बाहर से वो हमारा डेट में काउंट होता है। और इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है शेयर होल्डिंग, या फिर मैं इसको और इजी वे में बोलूं तो अपने पॉकेट से लगाया गया पैसा। मतलब जो भी हमने बाहर से लोन लिया वो डिवाइडेड बाय अपनी पॉकेट से लगाया हुआ पैसा। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको इसकी एक रेशियो मिलता है, एक वैल्यू मिलती है, उसी को हम कहते हैं कि डेट टू इक्विटी का ये रेशियो है। अब आप कहेंगे सर आपने इसका मतलब भी बता दिया, इसका फॉर्मूला भी बता दिया, बट इसको कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे अपने एनालिसिस में या फंडामेंटल एनालिसिस में यूज करेंगे ये तो बताइए। सो मैंने बोला कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने आपको 4 रेस्टोरेंट दिए और मैंने पूछा कि इन चारों रेस्टोरेंट में कौन सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा ये बताइए। तो आपने कहा सर सिंपली मुझे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बता दीजिए, मैं बता दूंगा। मैंने आपको बता दिया, आपने कैलकुलेट किया, आपने कहा कि सर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे कम है तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हमने कितना पैसा अपनी जेब से लगाया और कितना लोन में लिया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बिजनेस चलाना है, उसमें 10 लाख रुपए लग रहे हैं। उस 10 लाख में से मैंने 6 लाख अपनी जेब से लगाए और 4 लाख मैंने लोन लिया है। तो जब आपके ऊपर लोन ज्यादा रहता है और आप अच्छा परफॉर्म भी करते हो, तो भी क्या होता है कि ज्यादा लोन होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा लोन होता है। और जब कभी भी आपका एवरेज परफॉर्मेंस रहती है, नॉर्मल भी अच्छा रहता है आपका परफॉर्मेंस बिजनेस का, और प्रॉफिट जब आप देखते हैं तो आपके पास बर्डन कम रहता है, ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं चुकाना है, लोन नहीं है आपके पास, तो वो प्रॉफिट आपको दिखता है। तो आप कहेंगे ज्यादा कमाने वाला अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या ज्यादा प्रॉफिट करने वाला अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट जो है वो तो इंटरेस्ट चुकाने में चला जा रहा है। बट जो एक कांस्टेंट नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है उसका प्रॉफिट हमें दिख रहा है, तो उसकी जो है परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर हुई। सो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो भी हमें यही बताता है
कि किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बेस का जो है वो मजबूती कितना है, कितना हम उस चीज पे विश्वास कर सकते हैं, या उसने अपने कंपनी का बिजनेस खड़ा करने के लिए कितने रुपए अपने शेयर होल्डर से लिया है या फिर अपनी जेब से लगाया है, प्लस बाहर से उतना कितने कितने रुपए लिए हैं एज अ लोन या एज अ डेट। सो ये बेसिकली ओवरऑल आपको किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ को मेजर करने में हेल्प करता है। अब जब कभी भी मैं आपको ऐसे चार कंपनी दे दूं और आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए कि ये चारों कंपनी में कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट 5 ईयर का डेटा उठा लेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो का, और आप देखेंगे और कहेंगे सर कि ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये लगातार गिर रहा है, मतलब कंपनी अपने ऊपर से बर्डन धीरे धीरे कम कर रही है, लोन लेना धीरे धीरे कम कर रही है, मतलब ये कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी। सिमिलरली कोई भी कंपनी आप देखेंगे उसमें आपको डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता हुआ मिलेगा, इसका मतलब कंपनी दर बदर या फिर साल बाय साल जो है ईयर बाय ईयर वो अपना इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ाते जा रही है, मतलब बाहर से लोन ले रही है, खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब उस पर बहुत ज्यादा बर्डन है। और जब कभी किसी चीज का बाहर का ज्यादा बर्डन होता है तो कंपनी आगे चल के ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। सो आई होप आपको डेट टू इक्विटी रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और जब कभी भी आप मल्टीपल कंपनीज के बीच डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो इस एनालिसिस टर्म्स को यूज करके बहुत अच्छे से, क्योंकि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और फाइनेंस जब तक आपका बेसिक बराबर नहीं होगा तब तक आपके परफॉर्मेंस का अच्छा परफॉर्म करना जो भी है वो वैलिड नहीं हो पाएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज जो इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पर जो डेट और इक्विटी है इसके साथ एक एक टर्मिनोलॉजीज और जुड़ी है। जब मैं लोन की बात करता हूँ तो लोन में आप देखेंगे जिस किसी से भी आपने लोन लिया है वो कंपलसरी होता है कि आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना ही चुकाना है, इसीलिए डेट जो है वो उसको थोड़ा खतरनाक माना जाता है। तो जब आप डेट चुकाते हैं तो आपने उनसे पैसा लिया है अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इसलिए उसके बदले में आपने उनको हर महीने या हर साल इंटरेस्ट देते हैं। तो इक्विटी शेयर वाले कहते हैं कि भैया हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इक्विटी शेयर वालों के लिए कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड और इंटरेस्ट, डेप्ट डेप्ट के साथ चल गया इंटरेस्ट और इक्विटी के साथ चल गया डिविडेंड। तो डेप्ट वालों ने कहा कि भैया हमको महीने का इंटरेस्ट दे दो, और इक्विटी वालों को लॉलीपॉप देने के लिए कंपनी कह देती है कि हम आपको डिविडेंड देंगे। अब इंटरेस्ट जो है वो तो उनको देना ही पड़ेगा हर महीने हर साल, क्योंकि वो मजबूरी है, उन्होंने पैसा लिया है। लेकिन इक्विटी में क्या होता है ना, इक्विटी में जब आपको डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड की शर्त होती है, डिविडेंड आपको तभी मिलेगा जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी। जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है तो वो कहती थी कि हम अपने कंपनी में जो भी प्रॉफिट आया उसका 1% या 2% जितने लोगों के पास हमारे शेयर हैं या शेयर होल्डर हैं उनमें सब में हम बांट देंगे। तो उससे क्या होता है कि वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो हम शेयर होल्डर हैं तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो इस प्रकार कंपनी डेट पे इंटरेस्ट और इक्विटी पे डिविडेंड देती है। आई होप आपको यहाँ पे दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई होगी, और अब जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएंगे तो इस चीज को वहां पर अप्लाई करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ से हमारी फोर्थ टर्मिनोलॉजीज क्या है और वो क्या कहती है। हमारा जो चौथा टर्मिनोलॉजीज है वो है ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बला आ गई, तो मैं आपसे कहता हूं कि पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है। आपने कहा सर ठीक है पहले फॉर्मूला बता दीजिए। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इक्विटी, यानी जो भी कंपनी ने कमाया वो डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, का मतलब जो भी उसकी शेयर होल्डिंग है वो। और आप बोलेंगे कि सर ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं मुझे देखा हुआ लग रहा है, मैंने कहा बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है। आपने कहा ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर भी कुछ ऐसा ही दिखता है, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अब आप बोलेंगे सर फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस मैं कहूंगा कि आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये टर्मिनोलॉजीज जान लीजिए या ये डिफरेंस जान लीजिए कि जो ROE है वो परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट होता है, इसीलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे सर आपने ROE भी बता दिया, इसका फॉर्मूला भी बता दिया, अब आप ये बताइए कि एनालिसिस में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने आपको ये बोला कि जब कभी भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप ये बताइए कि आप क्या देखते हैं। तो आपने कहा सर मैं ये देखता हूं कि मुझे सबसे अच्छा रिटर्न कौन दे रहा है, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कहाँ कहाँ देखोगे। आपने कहा सर म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स को देख लीजिए। म्यूचुअल फंड्स में हम क्या करते हैं, हम उस फॉर्म को ढूंढते हैं जो हमें अच्छा रिटर्न देता है, जिसके परसेंटेज ज्यादा रहते हैं हम उसमें इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट समझते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा और एग्जांपल बताओ। आपने कहा सर FD वगैरह जब हम करते हैं बैंक में तो हम देखते हैं कौन सा बैंक हमें ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बैंक देखकर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं।
मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा बस आरओई का भी यही काम है, हम ये देखते हैं मल्टीपल कंपनीज में कि कौन सी कंपनी हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न दे रही है, या जो भी उसका प्रॉफिट हुआ है उसका ज्यादा परसेंटेज हमें एज अ शेयर होल्डर दे रही है। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और इजी करके समझाइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको आरओई समझ में आ गया? आपने कहा हाँ सर आरओई समझ में आ गया। आरओई का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी कमा रही है, जब जब प्रॉफिट कर रही है हमारा पैसा लेके, हमारा इन्वेस्टमेंट लेके हमसे, तो वो हमको बदले में कितना प्रॉफिट के रूप में इंटरेस्ट दे रही है, या फिर कितना प्रॉफिट के रूप में रिटर्न दे रही है, आप कह सकते हैं। सो आप, मैंने कहा वेरी गुड। अब आपने कहा सर एग्जाम्पल भी लेके समझा दीजिए तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मान लीजिए एक कंपनी है, दो कंपनी है आपके पास। पहली कंपनी ने 1,000 रुपए कमाए, पहली कंपनी ने 1,000 रुपए कमाए, और दूसरी कंपनी जो है उसने भी 1,000 रुपए कमाए। अब पहली कंपनी ने जब 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया, तो उस कंपनी में 10 शेयर होल्डर थे, यानी इक्विटी जो थी 10 थी उसकी। आपने कहा ठीक है सर, 1,000 रुपए किसी कंपनी में साल भर बहुत अच्छा काम करके परफॉर्म किया, और उसने 1,000 रुपए प्रॉफिट बनाए, और उसमें जो इक्विटी होल्डर थे, जो लोग थे शेयर होल्डर, वो 10 लोग थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 10 लोगों ने मिलकर 1,000 रुपए कमा लिए। दूसरी कंपनी के पास गया, मैंने कहा भैया आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। उसने कहा हमने भी 1,000 रुपए कमाए। मैंने कहा आपके यहाँ शेयर होल्डर कितने हैं? उसने कहा मेरे यहाँ तो 20 लोग हैं, 20 लोगों ने मिलकर कमाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप प्रॉफिट का क्या करोगे? तो उन्होंने बोला आरओई बोलता है कि हम इन प्रॉफिट को बांटेंगे अपने शेयर होल्डर्स में। मैंने कहा बांटो। तो पहली वाली कंपनी ने जब 10 लोगों को बांटा, तो एक एक के हिस्से में कितना आया? तो एक एक के हिस्से में 100-100 रुपए आए, क्योंकि जब 1,000 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, 1,000 आपका प्रॉफिट है प्लस 10 आपके इक्विटी शेयर होल्डर हैं, जब आप 1,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पर पर हेड कितना आएगा? 100 रुपए आएगा। सिमिलरली मैं दूसरे वाले के पास गया, मैंने कहा भैया आप प्रॉफिट बांटो। तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए को 20 से डिवाइड कर दो, 20 लोगों में बांट दो। तो जैसे ही मैंने 20 लोगों में बांट दिया, तो पर हेड कितना आया? 50 रुपए आया। तो आप बताइए कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे? तो आपने कहा यार जो कंपनी मेरे को अच्छा रिटर्न देगी, ए वाली कंपनी तो 100-100 रुपए दे रही है, बी वाली कंपनी तो 50 रुपए ही दे रही है। मैंने कहा बस, तो किस में इन्वेस्ट करना है अपने को? ए में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ए हमें अच्छा और हाई रिटर्न दे रही है। मतलब ए वाली कंपनी का जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उस कंपनी उस प्रॉफिट का 10% अपने एम्प्लॉयर को दे रही है रिटर्न में, और जो कंपनी बी है वो सिर्फ और सिर्फ 5% दे रही है रिटर्न अपने जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका। तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं कंपनी ए के साथ जाऊंगा जहां मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो आपने कहा सर बेस्ट आइडिया है, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, अब आपको ये टर्म क्लियर हुई होगी। अब जो मैं आरओई और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर बात कर रहा था, उसमें एक डिफरेंस और मैं आपको बता देता हूं। उसमें एक डिफरेंस ये है कि जब हम ईपीएस निकालते हैं तो हम रेशियो में बात करते हैं, और वो रेशियो के हिसाब से हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में अर्निंग पर शेयर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। मतलब शेयर अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और यहां पर हम ये देखते हैं इंडिविजुअल के नजरिए से कि कौन सी कंपनी हमें रिटर्न अच्छा दे रही है। तो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट का एक परसेंटेज जो है, कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा परसेंट में अपने जो भी शेयर होल्डर है उनको दे रही है, और ईपीएस जो कि अर्निंग पर शेयर है, वहां से हम कंपनी की परफॉर्मेंस निकालते हैं कि कंपनी दर बदर साल जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो आई होप दोनों में आपको समझ में आया होगा। प्लस एक को हम परसेंटेज की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, और एक जो है रेशियो की टर्म में कैलकुलेट होता है। सो दोनों में आई होप आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारी लास्ट टर्मिनोलॉजीज जो कि फिफ्थ टर्मिनोलॉजी से, और उसे देख लेते हैं कि वो क्या बोलती है। अब जो हमारी फिफ्थ टर्मिनोलॉजी से वो है प्राइस टू बुक रेशियो। अब आप कहेंगे प्राइस टू बुक रेशियो सर ये और क्या कॉम्प्लिकेटेड बना दिया? तो मैंने कहा सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने कहा सर ठीक है फॉर्मूला बता दो। मैंने कहा इसका सिंपल फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आपने कहा सर ये नेट एसेट क्या हो गया? आप, मैंने कहा एसेट का मतलब होता है कि जो टोटल एसेट होते हैं ना, टोटल एसेट, एसेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमने वैल्यूएबल खरीदी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लीजिए कोई ऐसी चीज खरीदी है जो कि मुझे बाद में भी फ्यूचर में काम आएगी और उससे मैं रिवेन्यू जनरेट कर सकता हूं, उसको एसेट्स बोलते हैं। और लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो मैंने खरीद ली बट वो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं उसको बाद में उससे रिवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कोई एक साइकिल खरीद ली, 10,000 रुपए थे मेरे पास, मैंने 10,000 रुपए की साइकिल खरीद ली। अब वो साइकिल मेरे लिए एसेट कहलाएगी कि लाइबिलिटी कहलाएगी? तो आप कहेंगे सर वो लाइबिलिटी कहलाएगी। मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर आपने बताया कि कोई भी ऐसी चीज जो आप खरीद लो जिससे आप वापस से रिवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, वो लाइबिलिटी कहलाती है। मैंने कहा वेरी गुड, साइकिल आपकी क्या हुई? लाइबिलिटी हुई। मैंने कहा अब एसेट का एक एग्जांपल दीजिए। तो आपने कहा कि सर
मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीद ली और उस वॉशिंग मशीन को अपने घर में रख दिया और लोगों को मैंने बोल दिया कि मैं आपके कपड़े वॉश करने के लिए 10 रुपए लूंगा पर कपड़े। तो उससे आप क्या कर रहे हैं कि आपने अपने 10,000 किसी ऐसी चीज में लगाए जिसकी बेसिस पे आप आगे चल के उससे और वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये कहाँ कहलाएगी आपकी लाइबिलिटी या एसेट? आपने कहा ये मेरा एसेट है। इसका मतलब कि जब टोटल कंपनी के पास एसेट है, टोटल कंपनी के पास जो भी एसेट है उसमें से जो लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपका आता है नेट एसेट। मतलब आपके पास अच्छा, मतलब एसेट को माना जाता है पॉजिटिव और लाइबिलिटी को माना जाता है नेगेटिव। आई होप आपको एसेट और लाइबिलिटी क्लियर हुई होगी कि क्या होती है। और अपॉन डिवाइड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो आपके पास जो बची कुची है, लाइबिलिटी का मतलब जितना आपने रद्दी चीज निकाल दी जो आपको आगे पैसा बना के नहीं दे सकती है, अपने टोटल एसेट में से, टोटल पैसे में से आपकी बची हुई जितनी चीजें हैं वो आपको आगे पैसा बना के दे सकती है। तो आपने एक टाइप से फिल्टर कर लिया। नेट का मतलब होता है फिल्टर कर लेना। सो उस फिल्टर किए हुए रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर जब आप करते हैं तो आपका जो है प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आ जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया कि प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, अब आप इसका मतलब भी तो समझाइए कि क्या होता है। तो मैंने कहा आइए मैं समझाता हूं। मैंने कहा आपने ये निकाल लिया, अब मान लीजिए ये किस लिए यूज होता है। तो मैंने ये कहा कि ये यूज होता है आपको फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी किसी भी बिजनेस का देखने के लिए। अब आपने कहा सर ये फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी क्या लेकर आ गए। मैंने कहा एक बात बताइए, किसी बिजनेस में आप जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कल को गिर जाता है, मर जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, करप बैंकरप्सी हो जाती है, कुछ भी हो जाए, मतलब लूट सकता है, करप्शन हो सकता है, कुछ भी हो जाए, तो आपके पैसे वापस आएंगे? आपके पैसे को आप कितना रिस्क में डाल रहे हो ये तो आपको पता होना चाहिए कि बुरा से बुरा मेरे पैसों के साथ क्या हो सकता है और अच्छे से अच्छा मेरे पैसों के साथ क्या हो सकता है। बिना ये जाने आप किसी को कैसे आंख बंद करके पैसे दे सकते हैं? आपने कहा सर बात तो सही है। तो आप बोले आप कोई तरीका बता दो। मैंने कहा प्राइस टू बुक रेशियो जाके उसका देख लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा किस हद तक गिर सकता है। आपने कहा सर ठीक है बट ये देखना तो बता दो। मैंने कहा चलिए मैं बताता हूँ आपको। आपने कहा कि सर इसको यूज कब करेंगे। मैंने कहा इसको यूज कर सकते हैं किसी भी स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए कि वो कितना चल सकता है, कितना गिर सकता है, और बुरे से बुरे हालात में मेरे पैसों का कितना ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। आपने कहा सर अब इसको समझाओ भी। मैंने कहा देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो, जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए मान लीजिए किसी भी कंपनी की कैपिटल है, यानी कोई भी कंपनी ने 1 लाख रुपए उस 1,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अब उस 1,000 रुपए में 10 लोग शेयर होल्डर हैं, ठीक है, 10 लोग शेयर होल्डर हैं। उस 10 ने कितने कितने रुपए दिए? 10 ने 50-50 रुपए दिए कि भैया लो हमारे 50-50 रुपए ले लो। आपने कहा ठीक है। 50-50 हजार रुपए लेके कंपनी के पास कितने रुपए हो गए? कंपनी के पास 500 रुपए हो गए। अब कंपनी ने कहा कि मेरे को तो 1,000 रुपए से चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो उस 1,000 रुपए के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने क्या किया कि 500 रुपए डेट ले लिया। डेट ले लिया या कहीं बाहर से ले लिया, कहीं और लोन ले लिया, कुछ भी किसी भी रूप में आपकी लाइबिलिटी आ सकती है। तो आपने डेट ले लिया। अब आपने क्या कहा कि यार कंपनी चलाना शुरू कर दिया 1,000 रुपए से, अब आगे चल के आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, गिर रही है, किसी कारणवश आपका बिजनेस जो है वो ठप हो रहा है, बंद हो रहा है, या कोलैप्स हो रहा है, या फिर हो सकता है उसमें अंदर अंदर फ्रॉड हो रहा हो, करप्शन हो रहा हो, किसी भी कारण से आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। अब क्या हुआ? आपने अपने 50 रुपए लगाए हैं, हर 10 शेयर जो भी 10 शेयर होल्डर हैं सबने अपने 50-50 रुपए लगाए हैं। तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, कंपनी गिरेगी, तो उनके 50 रुपए जो है वो खतरे में जाएंगे। तो अब वो जो उन्होंने 50 रुपए लगाए हैं, वो 50,000 रुपए बचने की क्या गारंटी है कि अब दोबारा उसके पास आएंगे? क्योंकि कोई भी इंसान इन्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि उसका पैसा बढ़ के मिलेगा। अब मैं आपको ये बोल दूं जो आपने मुझे दिया है वो भी आपको रिटर्न मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब है, ऐसे बकवास बात कर रहे हो। तो यही होता है। अब मान लीजिए कंपनी डूबने लग गई, तो क्या होगा? कंपनी सबसे पहले अपने जो 500 रुपए लिए थे ना उसने लोगों से उधार लाइबिलिटी के तौर पे, सबसे पहले वो उसको चुका देगी। वो बोलेगी कि यार 500 रुपए में से अब मेरे पास 1,000 रुपए जो थे, उस 1,000 रुपए में से मेरे पास घट गए, मेरा बिजनेस 1,000 से मैं बढ़ाना चाह रहा था बट अब मेरे पास 900 रुपए ही बचे हैं, तो मैं तो लॉस में आ गया पता नहीं किसी कारणवश। तो आप क्या करेंगे कि उस 900 में से सबसे पहले क्या करेंगे, 500 रुपए जो आपने लाइबिलिटी ली है या लोन लिया है या जिस भी वजह से लिया है उसको रिटर्न कर देंगे। अब बचा कितने आपके पास? आपके पास बचे 400 रुपए। अब उस 400 रुपए में आप कहेंगे भैया जो मेरे शेयर होल्डर हैं उनको दे दो, मैं तो बंद कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। तो अब वो जो 400 रुपए आप लोगों में बटेंगे, तो वो 400 रुपए आप लोगों में बटेंगे तो पर हिस्सा कितना आएगा? पर हिस्सा 10 लोगों में 400 को बांटेंगे तो 40-40 रुपए आएंगे। मतलब आपने किसी भी बिजनेस को 50-50 रुपए दिया था या लगाया था चलाने के लिए, और आपकी उम्मीद ये थी कि जब ये बढ़ जाएगा तो हो सकता है 50 का 70 मिले, 100 मिले, 150 भी मिल सकता है। बट हुआ क्या कि मार्केट कोलैप्स होने लगा और वो स्टॉक गिरने लगा,
और उस स्टॉक को गिरने के बजाय जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया था, गिरी से गिरी हालत में आपको 40 रुपए मिल गए। ऐसे में मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि किसी भी कंपनी पे कम से कम अगर डेप्ट रहेगा तो उतना ज्यादा पैसे बचेंगे कोलैप्स होने की कंडीशन में भी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी मेरे जो है वो 500 रुपए जो है यहाँ पर डेट था, तो 500 रुपए डेट हटा दिया मैंने 900 में से, तो 400 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए। ऐसे ही कोई कंपनी जिसपे डेप कम है, अगर मान लीजिए उस 900 रुपए में से 200 ही रुपए डेप होता, तो कहीं ना कहीं 700 रुपए 10 लोगों में बंटने थे, तो फिर पर हेड ज्यादा रुपए आते। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा लोड कम होगा, जितना ज्यादा डेप कम होगा, उतना ज्यादा जो है वो पैसे बचेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी हटाने के बाद जो चीजें बचती हैं वो शेयर होल्डर में बढ़ जाती हैं। तो अगर कंपनी किसी कारणवश कोलैप्स भी हो रही है तो उसका जो डेट रेशियो है वो अगर कम है, या लाइबिलिटी अगर ज्यादा है, या लाइबिलिटी कह सकते हैं आप कम है, तो जितनी ज्यादा कम लाइबिलिटी होगी उतना उतना ही कम कंपनी को दूसरों को पे करना रहेगा, और बचा हुआ अमाउंट जो है वो अपने शेयर होल्डर में करेगी। यदि लाइबिलिटी ज्यादा है, डेट ज्यादा है, तो उतना ही ज्यादा उसे बाहर पे करना पड़ेगा और उसके पास कम पैसे बचेंगे। जब वो कम पैसे अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगी तो पर हेड पैसे भी कम आएंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपने वीडियो को यहां तक देख लिया, तो मैं लास्ट में आपको एक बार समराइज कर देता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि कोई भी एक टर्मिनोलॉजिस को आप उठा के मार्केट में इम्प्लीमेंट कर दें और उसके बेसिस पे आप स्टॉक चूज कर लें। आप डेफिनेटली गलत साबित होंगे, क्योंकि जो भी स्टॉक आप चूज करेंगे उसमें ये पांच की पांच टर्मिनोलॉजीज को अप्लाई करके देखेंगे, और जो स्टॉक इस पांचों टर्मिनोलॉजीज के क्राइटेरिया में आ रहा होगा वही स्टॉक आप पिक करेंगे, और डेफिनेटली वो स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वही स्टॉक लेना है एनालिसिस में जिसमें ये पांचों टर्मिनोलॉजीज फॉलो हो रही होंगी, तो ही आपका स्टॉक पिकिंग जो है वो बेस्ट होगा। और बाय द टाइम जब आप करते जाएंगे, इसको एक्सपीरियंस आता जाएगा, तो फिर आप इसको एक टाइम के बाद बहुत आसानी से अप्लाई करना सीख जाएंगे। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया कि आप जो भी कंपनी लेंगे उसके लास्ट 5 ईयर्स के आपको रिकॉर्ड देखने हैं कि क्या हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर क्या मैं अलग अलग जाके शीट में से ढूंढूं और लास्ट सारी कंपनीज के 5 साल के रिकॉर्ड देखूं? तो मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे एनएससी और बीएससी की, तो वहां पर आपको एक ही शीट में लास्ट 5 ईयर्स की किसी की भी कंपनी की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप गए वहां पे ऑफिशियल साइट पे और आपने जो है यहाँ से टीसीएस का जो है वो शीट डाउनलोड कर लिए। अब जैसे ही आप परफॉर्मेंस शीट डाउनलोड करेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स का इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी आ जाएगा, प्लस इसका रेवेन्यू प्रॉफिट भी आ जाएगा कि कंपनी ने किस साल कितना प्रॉफिट किया, प्लस यहाँ पे ईपीओ रेशियो भी ईपीएस रेशियो भी आ जाएगा। तो एक ही शीट में आपको लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस मिल जाएगी कंपनी की। उससे आप सिंपली एनालिसिस कर सकते हैं जो भी स्टॉक आप करेंगे। अब आप इसको करेंगे कैसे? तो सिंपली आपने एक चार्ट खोला, वहां पे आपने देख लिया सबसे पहले, अच्छा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इतना है, इस कंपनी का लास्ट 5 ईयर का ईपीएस इतना है इतना है, तो ये बढ़ते हुए ट्रेंड में, ये घटते हुए ट्रेंड में। फिर ऐसे ही दूसरी शीट खोली, उसकी देख लिया कि अच्छा ईपीएस जो है ये बढ़ते ट्रेंड में है, इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है घटते ट्रेंड में है। ऐसे करके आप 10 का देख लेंगे, और इनमें से जब ये पांचों पॉइंट किसी भी एक में बेस्ट बैठेंगे, वो वाला स्टॉक आप पिक कर लेंगे कि ये एक ऐसा सेक्टर है या ऐसा स्टॉक है जो लास्ट 5 ईयर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये मेरे लिए बेस्ट स्टॉक होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको पिक कैसे करना है। अब थर्ड और सबसे जेन्युइन क्वेश्चन जो आता है ट्रेडर के मन में वो ये है कि मान लीजिए सर मैंने 3 कंपनी ली, और तीनों में एक का ईपीएस बहुत अच्छा है, दूसरे का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है, तीसरे का रिवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो ऐसे में मैं कौन सी कंपनी को चूज करूं जिसमें एक एक चीज बहुत अच्छी मिल रही है? तो ऐसे में क्या करना है कि ऐसे में मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मान लीजिए आपके पास दो घर है। पहला एक घर है जिसमें 3 बच्चे हैं, तीन में एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा बहुत ही गंदा है, एकदम डल है, तीसरा बच्चा ऑन एन एवरेज है। और वहीं पर दूसरा घर है जहां पर 3 बच्चे और हैं, इसमें पहला वाला जो है वो नॉर्मल एवरेज अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा वाला भी नॉर्मल एवरेज अच्छा परफॉर्म करता है, तीसरा वाला भी नॉर्मल एवरेज अच्छा परफॉर्म करता है। तो आपके लिए कौन सा घर बेटर होगा? आप कहेंगे सर ये जो नॉर्मल अच्छा है ये वाला ज्यादा बेटर है। तो बस यहाँ पर भी यही करना है कि किसी एक में बहुत अच्छा कुछ मिल जाने से वो स्टॉक अच्छा नहीं हो जाता। जब पांचों पॉइंट आप मिलाएंगे तो एवरेज से थोड़ा बहुत भी अच्छा होगा, बट ये पांचों पॉइंट आपस में अलाइन हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे, इसका मतलब वो बेस्ट स्टॉक है आपके लिए, आप उसके साथ जा सकते हैं, और आप देखेंगे डेफिनेटली वो आपको एक अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। सो आई होप आपको तीनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको पांचों चीजों को अप्लाई करना है, एक एक करके एनालिसिस करना है, सेक्टर वाइज स्टॉक उठाइए और लास्ट 5 ईयर का कम से कम करके देखिए, और मल्टीपल अगर इंडस्ट्री है उनमें से एक चूज करना है तो ये सबसे बेस्ट वे है। अदरवाइज आप फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाएंगे
तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज और भी हैं, बहुत सारी आप देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस और हैं, बट मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में और बहुत ही आसान ये 5 पॉइंट ऐसे बताएं कि यदि ये 5 पॉइंट किसी स्टॉक में मिल जाते हैं ना, तो वो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएंगे और वो बहुत अच्छा स्टॉक होगा। आप खुद से इंप्लीमेंट करके देखिएगा तो आपको और कॉन्फिडेंट आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हमारा यही मोटिवेशन होता है आपके लिए वीडियो बनाने का और इन्फॉर्मेशन का। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।